सर्जन होते हैं, एक फिजिशियन होते हैं। तो सर्जन की भी यूटिलिटी है और फिजिशियन की भी यूटिलिटी है मेडिकल फील्ड में। ऐसे हम लोग के लॉ में 2 प्रकार के लॉ होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं सब्सटेंटिव लॉ और दूसरे को हम लोग बोलते हैं प्रोसीजर लॉ। देखिए, जो सब्सटेंटिव लॉ होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मौलिक विधि या सारवान विधि। सब्सटेंटिव लॉ उस लॉ को कहते हैं जिसमें लॉ के प्रोविज़न दिए रहते हैं, डेफिनेशन दिए रहते हैं, नेचर दिए रहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सब्सटेंटिव लॉ। वो सब्सटेंटिव लॉ कैसे ऑपरेट होगा, कैसे उसको ऑपरेशन में लाया जाएगा, कैसे उसको हम लोग प्रोसीड करेंगे, वो प्रोसीड करने वाले लॉ को हम लोग कहते हैं प्रोसीजर लॉ। प्रोसीजर लॉ तो जो सब्सटेंटिव लॉ है उसके एग्जाम्पल हैं हम लोग का आईपीसी। सब्सटेंटिव लॉ का एग्जाम्पल है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। सब्सटेंटिव लॉ का एग्जाम्पल है कॉन्स्टिट्यूशन है। सब्सटेंटिव लॉ का एग्जाम्पल है टीपीए है। सब्सटेंटिव लॉ का एग्जाम्पल है। इसके बाद ये जो सब एक्ट होते हैं इसको कैसे प्रोसीड करते हैं प्रोसीजर लॉ में, जैसे आईपीसी प्रोसीड होती है कैसे, सीआरपीसी से। सीआरपीसी क्या है, प्रोसीजर लॉ है। एविडेंस एक्ट प्रोसीजर लॉ, सीपीसी प्रोसीजर लॉ, लिमिटेशन एक्ट प्रोसीजर लॉ। तो जो प्रोसीजर लॉ होता है वो क्या करता है, पूरे सब्सटेंटिव लॉ को प्रोसीड करता है। जैसे जितने भी सिविल लॉ होते हैं, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, ये जो जितने होते हैं लॉ ऑफ टार्ट्स, अगर इनमें हमको कोई रेमेडीज चाहिए, कोई मैटर ब्रीच कर गया, तो हम कहाँ जाएंगे? अगर हमारी संविदा भंग हो गई तो हम कहाँ जाएंगे? सीपीसी में जाएंगे, सिविल सूट फाइल करेंगे सेक्शन 26 में। तो सीपीसी क्या है, प्रोसीजर लॉ। आईपीसी है, आईपीसी में डिफरेंट क्राइम को डिफाइन किया गया है कि ये थेफ्ट है, ये रॉबरी है। अगर चोरी हो ही जाती है तो हम क्या करें? आईपीसी तो केवल बता देती, 378 में चोरी को डिफाइन कर दिया है आईपीसी ने। 379 में बोला अगर पब्लिक प्लेस पे चोरी होती है तो ये दंड मिलेगा। अगर किसी दुकान के अंदर, घर के अंदर चोरी होती है 380 लग जाएगा। कोई सर्वेंट चोरी करता है, क्लर्क चोरी करता है, 381 लग जाएगा। अगर चोर अपने साथ कोई हथियार लेकर आता है, औजार लेकर आता है, 382 लग जाएगा। बस आईपीसी ख़त्म। अब ये अगर हम चोर को दंडित कराना चाहते हैं, जिसने हमारे घर में चोरी किया है, तो आईपीसी तो कुछ है नहीं। आईपीसी तो केवल इतना बताती है कि चोरी क्या है, चोरी का दंड क्या है। तब आती है सीआरपीसी। सीआरपीसी में सबसे पहले आती है लॉजिंग ऑफ द एफआईआर। अगर आपके घर में चोरी हुई है, आपका कोई सामान किसी ने चुराया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एफआईआर को लॉस करना पड़ेगा। और कहीं आप उसको पकड़ के दे दनादन पिटाई सिटाई करना शुरू कर दिया, तब आपको पता चला कि एक्स नामक व्यक्ति ने आपके घर में चोरी किया, आपके दुकान में चोरी किया, आपकी बाइक चुराया सड़क से, और गए आप उसको पकड़ के पीटना शुरू कर दिया, तो ठीक है? नहीं सर। क्यों, क्या दिक्कत है? 99% तो यही करते हो, बिहार और यूपी वाले। 4-5 दोस्त को कानून बुलाया, दे दनादन उसकी पिटाई शुरू। कानून की सहारा लेंगे। आप लोग आज से जान लो कि हमको तो सब दहशतगर्द विधि को कहता अपने है। हाथ में नहीं लेना है, विधि का सहारा लेना है। विधि का सहारा क्या? लॉजिंग ऑफ द एफआईआर। अब एफआईआर लॉज होगी तो कहाँ होगी? सेक्शन 154 सीआरपीसी। एफआईआर लॉज होगी तो उसका इन्वेस्टिगेशन कहाँ होगा, अन्वेषण कहाँ होगा? सीआरपीसी में। गुड इवनिंग 156 सर। 156 से 173 सब क्लास 2। उसका ट्रायल कहाँ चलेगा? सीआरपीसी में। ट्रायल के बाद डिसीजन कहाँ होगा? सीआरपीसी में। डिसीजन से आप संतुष्ट नहीं है, अपील कहाँ होगी? रिवीजन कहाँ होगा? सीआरपीसी में। बेल कराना है एक्यूज को, कहाँ होगा? सीआरपीसी में। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो सब्सटेंटिव लॉ होता है वो टेक्निकल पेपर होता है, उसकी बारीकी को समझना ज़रूरी होता है। अगर आपको वो प्रोसीजर लॉ समझ में आ गया, सिविल का सीपीसी और क्रिमिनल का सीआरपीसी,
तो सब्सटेंटिव लॉ तो बहुत इजी होते हैं, सब्सटेंटिव लॉ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो देखिए जो सीआरपीसी है वो ब्रिटिश पीरियड में पहली बार बनाई गई थी कोडिफाइड रूप में, और जब वो सीआरपीसी कोडिफाइड रूप में बनाई गई 1898 ईस्वी में, तो उस सीआरपीसी में 565 सेक्शन थी, 46 चैप्टर थे, 46 चैप्टर थे, और 5 शेड्यूल्स थी। जो 1898 की सीआरपीसी थी, जिसको हम लोग कहते हैं ओल्ड सीआरपीसी। अभी हम लोग जो सीआरपीसी पढ़ रहे उसको बोलते हैं न्यू सीआरपीसी। जुलाई के बाद से जो सीआरपीसी पढ़ेंगे वो न्यू हो जाएंगे और 2 ओल्ड हो जाएंगे। अभी हम लोग के पास क्या है, एक ओल्ड है यानी पास्ट टेंस, एक प्रेजेंट है न्यू, और एक फ्यूचर के लिए रेडी है। तो अभी हम लोग के पास क्या है, ओल्ड सीआरपीसी पुरानी 1898 की। उसका क्या क्लासिफिकेशन है, 565 धाराएं, 46 चैप्टर और 5 शेड्यूल्स। जो प्रेजेंट के सीआरपीसी जो अभी रन कर रही है, जो चल रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीआरपीसी 1973, इसमें 484 सेक्शन है, 37 चैप्टर्स हैं और 2 शेड्यूल्स हैं। जो आने वाली क्रिमिनल लॉ है, जिसको हम लोग कहते हैं BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो बिल्कुल एकदम आप लोग के दरवाजे पर खड़ा हुआ है, जिसको 1 जुलाई से कहा जा रहा है कि इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो देखो इम्प्लीमेंट होने के बाद क्या होगा कि अब FIR वगैरह जो लॉज होगी वो उसी सेक्शन पे होगी। आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है, जो आप लोग जुडिशरी के एग्ज़ाम देते हो, APO का एग्ज़ाम देते हो, जो एडवर्टीज़मेंट जुलाई के पहले आएंगे वो तो ओल्ड से सारे एग्ज़ाम होंगे। जो जुलाई के बाद वैकेंसी आएगी, अगर पब्लिक सर्विस कमीशन निकालता है या हाई कोर्ट निकालता है, पहले उसको अपने सिलेबस में चेंज करना पड़ेगा कि अब हम ओल्ड CRPC को हटा के BNS रखेंगे। उसका नोटिफिकेशन निकलेगा, तब एडवर्टीज़मेंट आएगा, तब आप लोग का एग्ज़ाम होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये हम कई बार आप लोग को बता चुके हैं। ये नहीं कि जो एग्ज़ाम ऑलरेडी आप भर चुके हैं तो 1 जुलाई के बाद उसका जो मेंस होगा वो BNS से होगा, ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो अभी आपको ये CRPC पढ़नी है, कई महीनों पढ़नी है, और जो नई BNS आया है वो CRPC का काफ़ी प्रोविज़न वहाँ पर है, थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन और कर दिया गया है। तो नई वाले में क्या है, 531 धारा, चैप्टर 39, शेड्यूल 2। तो एक आप लोग क्लासिफिकेशन बना लो, हेडिंग डालिए हेडिंग डालिए आप लोग क्रिमिनल लॉ, 3 कॉलम बनाइए, ओल्ड CRPC 1898, फिर दूसरा बनाइए CRPC 1973 1973, और तीसरा आप लोग बनाएं BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। नंबर 1, पहले वाले में लिखे नंबर 1, 565 565 धारा, दूसरे कॉलम में 484 धारा 484, BNS में 531 531 धारा। ये इंटरव्यू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। दूसरा नंबर, पहले कॉलम में लिखे 46 46 चैप्टर्स, दूसरे कॉलम में लिखे 37 चैप्टर्स, और तीसरे में लिखे 39 चैप्टर्स। शेड्यूल्स, ओल्ड वाले पहले में लिखे 5 शेड्यूल्स, 5 अनुसूची, दूसरे में लिखिए 2 अनुसूची, और तीसरे कॉलम में 2 अनुसूची।
ये क्लासिफिकेशन आप इसको याद रखिएगा, जैसे आपसे पूछा जाएगा तुरंत आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो अभी जो BNS है उसको तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, अभी उसके बारे में चर्चा ज़्यादा मत करिए। अभी हम लोग को जो CRPC रन कर रही है उसको हम लोग को पढ़ना है, जो हमारे अभी सिलेबस में है। तो देखो, जो हम लोग के CRPC 484 सेक्शन, 37 चैप्टर्स, 2 शेड्यूल्स। तो 37 चैप्टर को 37 के नाम से मत याद करिए आप लोग, इसको आप लोग याद करोगे 35 + 2, जहाँ पे 37 लिखे हो इसको लिखो कि जो प्रेजेंट की CRPC है इसको हमको याद करना है 35 + 2, 35 + 2, 35 + 2 भी 37 होता है, 37 तो 37 होता ही है, ठीक है ना। क्यों क्यों आप लोग को 35 2 लिखवाया गया है? देखिए, इसमें जो हम लोग की CRPC है, होल CRPC तो प्रोसीजरल है, पूरी CRPC हमारी क्या है, प्रक्रियात्मक विधि। लेकिन इसमें अपवाद ये है, एक्सेप्शन ये है कि इसके 2 चैप्टर सब्सटेंटिव ला के, यानी कि जो 37 चैप्टर है इसमें से 35 चैप्टर तो प्योरली आप लोग के हैं प्रोसीजर, प्योरली प्रोसीजर, बट 2 चैप्टर्स इसके सब्सटेंटिव हैं। अब इसके 2 चैप्टर जो सब्सटेंटिव है वो कौन से हैं? पहला है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 जो है यह है मेंटेनेंस, भरण पोषण, सेक्शन 125 से 128, 125 से 128। दूसरा है चैप्टर नंबर 11, प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ ऑफेंसेस, अपराधों के निवारण का कार्य, सेक्शन 149 से 153। फिर से सुन लीजिए, CRPC के 2 चैप्टर मौलिक प्रकृति के हैं, सब्सटेंटिव ला के हैं, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 9 क्या कहता है? मेंटेनेंस, भरण पोषण, 125 से 128। चैप्टर नंबर 11 है अपराधों के निवारण का कार्य, प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ ऑफेंसेस, 149 से 153। अब यहाँ पे आता है कि जब ये 2 चैप्टर सब्सटेंटिव नेचर के हैं तो इनका प्रोसीजर ला कौन सा है? जब ये 2 चैप्टर सब्सटेंटिव नेचर के हैं तो इनका प्रोसीजर ला कौन सा है? तो इनका जो प्रोसीजर ला है यही CRPC है। कैसे? जैसे मेंटेनेंस है 125, 125, एक मैरिड वुमेन अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मांगती है, एक ओल्ड मदर फादर अपने बेटे से मेंटेनेंस मांगते हैं, एक माइनर बच्चे अपने फादर से मेंटेनेंस मांगते हैं। तो जो मेंटेनेंस होता है इसके लिए लॉजिंग ऑफ द FIR नहीं होती, ये कंप्लेंट केस होता है। तो जिसको मेंटेनेंस लेना है वो कंप्लेंट किस सेक्शन में फाइल करेगा, किस एक्ट में फाइल करेगा? CRPC में। CRPC 125। नहीं, 125 तो कहता है कि मेंटेनेंस, आपको अगर अपनी कंप्लेंट फाइल करनी है CRPC की कौन से सेक्शन में कंप्लेंट है? 200 में सर। हाँ, दो तो जो कंप्लेंट है 2D में डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2D में 190 में बताया गया कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट, किस मजिस्ट्रेट के सामने आप कंप्लेंट करोगे, और 200 में बताया गया है कि उस मजिस्ट्रेट के सामने ऑन ओथ अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करिए। तो जो सेक्शन 2D है वो किस एक्ट की है? CRPC की। सेक्शन 190 कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट, CRPC। सेक्शन 200 में जहाँ पर परिवादी कंप्लेनेंट जाकर अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराता है मजिस्ट्रेट के सामने, वो भी CRPC की। तो कहने का मतलब ये है कि जो 2 चैप्टर है उसका भी प्रोसीजर होता है CRPC में। तो होल CRPC को हम क्या बोलेंगे? मिक्सचर ऑफ द प्रोसीजर और सब्सटेंटिव, या प्योरली हम कहेंगे कि ये जो है प्रोसीजर है। तो आप ध्यान रखिएगा, पूरे CRPC को हम लोग बोलेंगे प्रोसीजर। एक चीज़ तो ये अपने दिमाग में आप लोग बिल्कुल सेट कर लीजिए कि 2 चैप्टर सब्सटेंटिव होने के बावजूद भी हमारी CRPC जो है प्योरली प्रोसीजर है, ठीक। अब देखिए, जो CRPC है इसमें हम लोग किस चीज़ की स्टडी करते हैं और
ये कैसे प्रोसीड होता है? तो देखो, जो सीआरपीसी हम लोग की जब बनी थी 1973 में, तो इसको गवर्नमेंट ने जो इन्फोर्स किया था 1 अप्रैल 1974, 1974, 1 अप्रैल। जैसे आप जानते हैं, जो हम लोग का बीएनएस है या बीएनएसएस है, ये बन कब गया? प्रेसिडेंट के सिग्नेचर कब हुए थे बीएनएस पर? 25 दिसंबर तक। कौन साल? 25 दिसंबर ईयर 25 दिसंबर 2023। 2023। 23। और ये इन्फोर्स कब हो रहा है? 1 जुलाई। ऐसे हम लोग अगर आईपीसी देखो तो आईपीसी 6 अक्टूबर 1860 को अडॉप्ट कर ली गई थी ब्रिटिश पीरियड में, लेकिन इन्फोर्स कब हुई थी? 1 जनवरी 1862। तो जिसको पूरा मालूम रहता है वो जानता है कि ऐसा नहीं, ये सब एक्ट तुरंत इन्फोर्स नहीं होते, इसमें टाइम लगता है। टाइम का सेंस क्या है? सबसे पहले सारे पुलिस स्टेशन को अपग्रेड करना पड़ेगा नए सेक्शन से। मजिस्ट्रेटों को रिफ्रेशर कोर्स कराया जाएगा इसी गर्मी की छुट्टी में, जो कोर्ट बंद होती है सारे मजिस्ट्रेटों की। जैसे यूपी वाले जाएंगे लखनऊ, मध्य प्रदेश वाले भोपाल, बाकी लोग पटना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ पर उनको क्या है, रिफ्रेशर कोर्स कराया जाएगा। सारे पुलिस ऑफिसर को रिफ्रेशर कोर्स कराया जाएगा। और एडवोकेट तो खुद ही विधि के विद्वान हैं, उनको रिफ्रेशर की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो रिफ्रेशर कोर्स सारे अथॉरिटी को कराया जाएगा, तब ये इम्प्लीमेंट होगा। अभी तो एक छोटे से सिपाही से लेके कांस्टेबल, जो बड़े छोटे सबको मालूम है कि मर्डर हुआ ने 302 लग गया। आगे अब क्या लगेगा? तो ये सब रिफ्रेशर कोर्स कराया जाएगा, और जब ये रिफ्रेशर कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो 1 जुलाई से इन्फोर्स किया जाएगा। अब आया कंपटीशन में, तो कंपटीशन में बाकायदा पब्लिक सर्विस कमीशन को या ऑनरेबल हाई कोर्ट को, जहाँ से भी एग्ज़ाम होगा, उसको पूरा एग्जामिनेशन में सिलेबस में चेंजेस करना पड़ेगा। तब आप लोग के लिए जो पेपर आएगा फिर वो नए एक्ट से आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखो, जो सीआरपीसी है, इसके जो सेक्शन नंबर 2 है वो क्या है? परिभाषा, डिफिनीशन की। देखिए, जो भी एक्ट हम लोग पढ़ते हैं उसमें चाहे सेक्शन नंबर 2 या सेक्शन नंबर 3 परिभाषा की होती है, निर्वचन खंड की होती है। कुछ जगह उस शब्द को बोलते हैं निर्वचन खंड, इंटरप्रिटेशन क्लास, कुछ जगह उसको हम लोग बोलते हैं परिभाषा, डेफिनेशन। जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन नंबर 3 है इंटरप्रिटेशन की। सीआरपीसी में हम लोग 2 में पढ़ते हैं। ये होता क्या है? क्यों परिभाषा का खंड बनाया गया? क्यों जो है निर्वचन खंड बनाया गया है? तो इसका आंसर आप क्या दोगे? जो एक्ट हम लोग पढ़ते हैं उस एक्ट में जो शब्द बार बार आते हैं, जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जिनके बिना वो एक्ट प्रोसीड नहीं करता, उस शब्दों को शुरू में क्या कर दिया जाता है? डिफाइन कर दिया जाता है, बता दिया जाता है कि देखिए इस शब्द की ये मीनिंग है, ताकि जब अंदर हम लोग सेक्शन वाइज पढ़ना शुरू करेंगे तो हमको वो शब्द की मीनिंग पहले से पता होगी। तो सीआरपीसी में वो कौन कौन से शब्द हैं जिनको कि शुरू में डिफाइन कर दिया गया है? उसमें आता है बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस। 2A, जमानती अपराध और जमानती अपराध। देखिए, जितने भी ऑफेंस होते हैं, और कौन से ऑफेंस? आईपीसी के जितने भी ऑफेंस होते हैं उनको क्लासिफाइड किया गया है बेलेबल और नॉन बेलेबल के फॉर्म में। आईपीसी का कौन सा ऑफेंस बेलेबल है, कौन सा नॉन बेलेबल है, वो आईपीसी में नहीं मिलता है। आईपीसी में कहीं भी किसी भी सेक्शन में नहीं बताया जाता है कि यह अपराध बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है। उसकी जानकारी हम लोग को कहाँ मिलती है? सीआरपीसी की शेड्यूल्स में, अनुसूची में। और कौन सी शेड्यूल्स मिलती है? पहले में। जो पहली सूची है, पहला शेड्यूल्स है, उसमें 6 कॉलम बने हुए हैं, 6 कॉलम। वो सभी को जानना जरूरी है, एडवोकेट को भी जानना जरूरी है, जज को भी जानना जरूरी है, लॉ के टीचर को भी जरूरी है, लॉ के स्टूडेंट, सबको जानना जरूरी है। क्योंकि वही 6 कॉलम से हमको पता चलता है कि जो आईपीसी की ऑफेंस हुआ है वो बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है,
कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है, यानी संज्ञेय है कि असंज्ञेय है। हमको पता चलता है ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट है, ट्राइबल बाय सेशन है, ट्राइबल बाय फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, उसी कॉलम से पता चलता है। प्लस ये कंपाउंड बिल है कि नॉन कंपाउंड बिल है, इसमें कितनी सज़ा मिलती है। तो यानी जो पूरे सीआरपीसी की जिसको कहते हैं वो समरी है, वो शेड्यूल नंबर 1 में। जितने क्रिमिनल के एडवोकेट होते हैं उनको वो समरी पूरी याद होती है। मजिस्ट्रेटों को भी धीरे धीरे प्रोसीजर करते करते सब याद रहता है। लॉ के टीचर को धीरे धीरे सब याद हो जाता है। कमीशन देने वाले स्टूडेंट को भी धीरे धीरे सब याद हो जाता है। तो वहीं से हम लोग को पता चलता है कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल है, कौन सा नॉन बेलेबल है। क्यों? जो सेक्शन 2A है जिसमें बेलेबल ऑफेंस नॉन बेलेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2A कहता क्या है? बेलेबल ऑफेंस यानी जमानती अपराध वो अपराध है जिसको सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दर्शाया गया। वो कोई परिभाषा नहीं दे रहा है, वो कहता है जो शेड्यूल नंबर 1 में जिसको बेलेबल बताया गया वही बेलेबल ऑफेंस है। तो आपको कहाँ से पता चलेगा? जाना पड़ेगा ना वहाँ। तो सेक्शन नंबर 2A कहता है बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस है जिसको कि सीआरपीसी की फर्स्ट शेड्यूल्स में बेलेबल के रूप में बताया गया। और नॉन बेलेबल कौन है? जो बेलेबल नहीं है वो नॉन बेलेबल है। बस इतनी बात सीआरपीसी के 2A में कहा गया है। अब इसको ज़रा एक्सपेंड करिए, विस्तार से समझिए। जब कभी कोई सेक्शन की FIR लॉज होती है तो आप देखते हो कि जो क्रिमिनल के लायर्स होते हैं वो तुरंत बता देते हैं ये तो बेलेबल है, इसमें हम बेल खड़े खड़े बोलते हैं वकील साहब खड़े खड़े बेल करा देंगे। और कुछ सेक्शन नॉन बेलेबल होती है जिसमें एडवोकेट कहते हैं कि भाई देखो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसमें हम पूरी ताकत लगाएंगे, कोशिश करेंगे। तो ये देखो जो एडवोकेट इस बात को बोलते हैं वो शेड्यूल नंबर 1 को देखकर ही बोलते हैं, 1 को ही देखकर बोलते हैं। तो अगर बेलेबल ऑफेंस की FIR है तो जो बेल मूव की जाती है, ज़मानत का प्रार्थना पत्र दिया जाता है, वो दिया जाता है 436 सेक्शन 2A की बेलेबल ऑफेंस की बेल की एप्लीकेशन एडवोकेट के द्वारा अपने क्लाइंट के लिए जो दी जाती है 436 में स्टेशन इंचार्ज, थाने के भारसंघ अधिकारी या मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया गया है कि जब कोई आपके सामने बेलेबल ऑफेंस की बेल मांगे तो आपको देना मैंडेटरी है, बाध्यकारी है कि आपको बेल ग्रांट करना है। बस थोड़ा सा चेंजेस ये कर दिया गया कि अगर मजिस्ट्रेट बेल देते समय डिमांड करते हैं कि आप बॉन्ड पेपर लाइए, बंध पत्र गारंटर के साथ, उन्होंने कह दिया 5-5 हज़ार रुपये के 2 गारंटर लाइए। बेल तो हमने आपको ग्रांट कर दिया है, लेकिन आपको कस्टडी से हम तब छोड़ेंगे जब अपना बॉन्ड पेपर आप ले आएंगे तब। अगर एक्यूज पर्सन बॉन्ड पेपर देने में असमर्थ नहीं दे पाता तो सेंड टू जेल, मैक्सिमम 7 डेज के लिए। अगर एक्यूज पर्सन कहता है हम तो इंडिजेंट हैं, गरीब हैं, निर्धन हैं, मेरा कोई बेल लेने वाला नहीं है, तो अपने इंडिजेंट का प्रमाण देकर वो छोड़ दिया जाएगा विदाउट सिक्योरिटी। लेकिन अगर नहीं देता है, अपने को निर्धन नहीं साबित कर पाता, तो बेलेबल ऑफिस में बेल होने के बावजूद भी वो सेंड टू जेल कर दिया जाएगा मैक्सिमम 7 डेज के लिए। अब आता है कि नॉन बेलेबल। नॉन बेलेबल क्या है? इसमें हम लोग बेल की डिमांड करते 437। जो नॉन बेलेबल से FIR हो जाती है उसकी हम लोग कहाँ डिमांड करते हैं? 437 में। 437 में मजिस्ट्रेट को या कोर्ट को बोला गया है कि आपकी डिस्क्रिशनरी पावर है, विवेकाधीन शक्ति, आप बेल दें या बेल न दें। लेकिन देखो, जिसको हमने पढ़ाया होगा, उसको हमने समझाया होगा, बताया होगा कि ये सेंटेंस जो होता है कि डिस्क्रिशनरी पावर, ये 100% सही नहीं है। ये 100% नहीं सही है। क्यों नहीं सही है?
नॉन बेलेबल ऑफेंस में 3 लोगों को अधिकार के रूप में बेल दी जाएगी, मांगेंगे मिलेगा। अगर कि 3 लोग ऐसे हैं जो नॉन बेलेबल ऑफेंस में एक्यूज बनते हैं, तो वो अगर मजिस्ट्रेट से या कोर्ट से बेल की डिमांड करेंगे तो 100% उनको बेल मिलेगी। पहला, 16 वर्ष से कम उम्र का कोई व्यक्ति। दूसरा, पर्दानशीन महिला। तीसरा, अत्यंत वृद्ध एवं कमजोर व्यक्ति। ये अगर तीनों में से कोई भी नॉन बेलेबल ऑफेंस में एक्यूज बनाए जाते हैं तो उनको मजिस्ट्रेट या कोर्ट को बेल देना ही देना है। 3 ऐसे लोग हैं जिनको कि मजिस्ट्रेट या कोर्ट फर्स्ट टाइम में बेल नहीं देगा, चाहे आप जितने बड़े एडवोकेट को ले आइए, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट लाइए, चाहे हाई कोर्ट का लाइए, चाहे एक केस में 20 वकील साहब को खड़ा करिए, लेकिन 3 लोगों को फर्स्ट टाइम में वो मजिस्ट्रेट या वो कोर्ट बेल नहीं देगी। वो 3 क्या है? पूजा है क्लास में, पूजा सीतापुर, जल्दी बताइए। जी बीमा, सर। हाँ बताइए, आप पुरानी है सबसे, बताइए वो 3 कौन से लोग हैं जिनको मजिस्ट्रेट या कोर्ट बेल नहीं देगी, चाहे आप जितने बड़े एडवोकेट को ले आइए फर्स्ट टाइम। नंबर 1, हिस्ट्री सीटर सर सर। मृत्यु रूबी रानी बताएंगे, आप बताइए। सर मृत्यु से जो पनिशमेंट हो और जो आजीवन कारावास से या 7 साल से अधिक का जिसका। नहीं, एक एक करके बताइए ना, ऐसे थोड़ी नहीं है जैसे आप बता रही हैं, एक एक सर करके बताइए। या तो मृत्यु से जिसका हो, मृत्यु से पनिशमेंट हो, मृत्यु मत बोला करिए, मृत्यु दंड बोला करिए। मृत्यु दंड से जो हाँ, दंडित हो, जो आजीवन कारावास से दंडित हो या जो 7 साल से अधिक के कारावास से दंडित हो, उसको नहीं दिया जाएगा। और देखो सुनो, आप लोग इसको याद कर लो, इंटरव्यू में सब मेंस में लिखना पड़ेगा, प्री में टिक लगाना। पहला, ऐसा एक्यूज जो डेथ सेंटेंस से ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट से चार्जेबल है। ऐसा आरोपी, ऐसा अभियुक्त जिसके ऊपर मृत्युदंड या आजीवन कारावास का अभियोग लगा है, चार्ज लगा है। नंबर 1। नंबर 2, ऐसा एक्यूज जो इस ऑफेंस के पहले किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा सजा पा चुका है, प्रीवियस में उसको किसी कोर्ट ने सजा दे दिया, और प्रीवियस में सजा देने के बाद इस बार फिर उसने ऑफेंस किया, और जो इस बार ऑफेंस किया वो क्या किया? मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक। सेकंड वाले में 2 शब्द जुड़ जाएगा, मृत्युदंड और आजीवन कारावास तो रहेगा, इसके साथ क्या रहेगा? 7 वर्ष या 7 वर्ष से ज़्यादा का इस बार सेकंड टाइम वो क्या है? आरोपी है, उसको बेल नहीं मिलेगी। तीसरा, ऐसा व्यक्ति जो 2 या 2 से अधिक बार पहले दंडित किया जा चुका है। ऐसा आरोपी जो आज कोर्ट के सामने नॉन बेलेबल ऑफेंस में खड़ा है, वो ऑलरेडी 2 बार कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा पनिशबल किया जा चुका है, और इस बार जो उसने अपराध किया है 3 वर्ष या 3 वर्ष से ज़्यादा, कोई मजिस्ट्रेट या कोर्ट बेल नहीं देगी। सबको समझ में आ गया? किसी को दिक्कत हो तो बताओ। आज देखो, सर तीसरा वाला एक बार समझा दीजिए केवल ना। आज जो है ना आप लोग को एक समरी समझा रहे हैं ताकि सीआरपीसी समझ में आ जाए। देखो फिर से सुन लो, 437 जो धारा 437 है, जिसको बोला जाता है नॉन बेलेबल, इसको आप 3 पार्ट में बांट लो, पार्ट 1, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में रख लो कि ऐसे कौन से लोग हैं जो नॉन बेलेबल ऑफेंस में एक्यूज बनाने के बावजूद अधिकार के रूप में बेल मांगेंगे, और मजिस्ट्रेट या कोर्ट जिसके सामने मांगेंगे उसको बेल देना पड़ेगा। यानी ये 3 व्यक्ति नॉन बेलेबल में भी बेलेबल ऑफेंस की तरह ट्रीट किए जाते हैं। 16 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति, नंबर 1। नंबर 2, पर्दानशीन महिला। तीसरा, अत्यंत वृद्ध एवं कमजोर व्यक्ति। ये हो गया पार्ट ए। पार्ट सी, बी को रोक लेते हैं, बी अभी हम नहीं बात कर रहे हैं। पार्ट सी, ऐसे कौन से लोग हैं जिनको कि बेल नहीं मिलेगी पहली बार,
जब वो मजिस्ट्रेट के सामने या कोर्ट के सामने सरेंडर करेंगे तो वो मजिस्ट्रेट वो कोर्ट का मतलब सेशन कोर्ट, जहाँ पर भी सीआरपीसी में कोर्ट शब्द आएगा तो आप लोग तुरंत उसका आंसर लगाइएगा सेशन कोर्ट। वो 3 लोग कौन है? पहला, ऐसा एक्यूज जिसके ऊपर मृत्युदंड या आजीवन कारावास का आरोप है। नंबर 1, ऐसा अभियुक्त जो प्रीवियस में यानी इस चार्ज के पहले किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा वो सज़ा पा चुका है, फिर उसने ऑफेंस किया है, और जो अब की बार ऑफेंस किया है मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक, बेल नहीं देगा। तीसरा, ऐसा आरोपी जो 2 या 2 से अधिक बार प्रीवियस कन्विक्शन है, 2 से 2 अधिक, और इस बार उसने 3 साल या 3 साल से ज़्यादा का ही ऑफेंस का कोई आरोप लगा है, तब भी बेल नहीं मिलेगी। और ध्यान रखिएगा, जब आप लोग मजिस्ट्रेट हो जाएंगे बहुत सावधानी से बेल देना पड़ता है। और बिहार में और यूपी में बहुत ज़्यादा मजिस्ट्रेट सस्पेंड होते हैं इसी मैटर पर। अगर कोई आरोपी 2 या 2 से अधिक बार सज़ा पा चुका है और आपके कोर्ट में बेल के लिए आया हुआ है, और भले वो 3 साल का किया हो या 3 वर्ष से ऊपर किया हो, आपको बेल नहीं देना है। चाहे वो जितनी बड़ी बड़ी रूलिंग ले आवे, चाहे जितने बड़े बड़े एडवोकेट को ले आवे, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बेल को रिजेक्ट करेंगे विद रीजनेबल रीज़न। कारण लिखेंगे कि धारा 437 की इस सेक्शन के अंतर्गत हम बेल को खारिज कर रहे हैं। अब बचता है पार्ट बी 337 का। पार्ट बी क्या कहता है? जो मैटर पार्ट ए में नहीं है, जो मैटर पार्ट सी में नहीं है, वही तो पार्ट बी में आया। वो मजिस्ट्रेट की या कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, विवेकाधीन शक्ति। जो डिस्क्रिशनरी पावर को यूज़ करते हुए मजिस्ट्रेट को लगता है कि हमें बेल देना है, तो रीजनेबल रीज़न, कारण सहित बेल देगा। केवल ये नहीं लिखेगा बेल ग्रांट, मैं क्यों बेल दे रहा हूँ उसका कारण लिखना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट या कोर्ट को लगता है कि मैं बेल रिजेक्ट करता हूँ, तो भी आपको कारण लिखना पड़ेगा कि मैं बेल क्यों रिजेक्ट कर रहा हूँ। क्योंकि जिसकी बेल रिजेक्ट होगी वो बड़ी कोर्ट में जाएगा ना, तो बड़ी कोर्ट ये जान सके कि इनकी बेल को सबऑर्डिनेट कोर्ट ने क्यों रिजेक्ट किया। ठीक, तो ये देखो है बेल का कॉन्सेप्ट। 2A में इसको डिफाइन किया गया है, धारा 2A में। और 2A कहती है कि कौन से ऑफेंस बेलेबल है, कौन से नॉन बेलेबल है, अनुसूची नंबर 1 में देख के बताएंगे हम। वो कुछ कहता नहीं 2A कि ये बेलेबल है, ये नॉन बेलेबल है, कहता है 2A में। फिर आपको पता चल गया 2A अनुसूची 1 देखने पर कि ये ऑफेंस बेलेबल है, ये नॉन बेलेबल है। तो अब आप क्वेश्चन उठता है कि हम बेल की डिमांड कैसे करेंगे। तो अगर आपका ऑफेंस बेलेबल है तो आप, अगर वो एक्यूज पर्सन पुलिस कस्टडी में है, तो आप थाने के बाहर सदक अधिकारी स्टेशन इंचार्ज से बेल की डिमांड करेंगे। अगर वो जुडिशल कस्टडी मजिस्ट्रेट के सामने है तो आप मजिस्ट्रेट से बात करेंगे, और वो क्या नाम है, बेल की डिमांड करेंगे। 437 अगर नॉन बेलेबल है 437 में बात करेंगे। तो देखो आप लोग को होमवर्क क्या करना है रहता है, अनुसूची 1 को खोलिए, और अभी हमने आप लोग को 2 दिन पहले 3 दिन पहले एक वीडियो सेंड किया था आईपीसी की इम्पोर्टेंट सेक्शन झारखंड जुडिशरी के लिए, बिहार एचएसजीएस के लिए मिला था आप लोग को? यस सर। जी सर। तो क्या किया था, देख के छोड़ दिया? नहीं सर, नोट कर नहीं सर, लीजिए। याद थे। वही सेक्शन आप लोग सूची 1 में खोल लेना। जो जो सेक्शन हमने आज हमने सीआरपीसी की भी सेक्शन का वीडियो सेंड किया है आप लोग के लिए, उतने सेक्शन सीआरपीसी में पढ़नी है आप लोग को, छोड़िएगा नहीं एक भी सेक्शन। तो क्या करिएगा कि जो आईपीसी के सेक्शन आपको बताई गई है अपेंडिक्स में, उसमें शेड्यूल्स में खोलिएगा, एक होमवर्क करिए, एक तरफ लिखिए बेलेबल, एक तरफ नॉन बेलेबल। कौन कौन से ऑफेंस बेलेबल है वो नोट कर लीजिए, कौन कौन से नॉन बेलेबल है वो नोट कर लीजिए। जैसे जो बड़े बड़े ऑफेंस होते हैं, हीनियस ऑफेंस होते हैं, सब नॉन बेलेबल हैं। जो बहुत छोटे ऑफेंस होते हैं सब के सब बेलेबल होते हैं।
तो एग्जामिनर क्या करता है, वो बीच का पूछ लेता है। जैसे आपसे उसने पूछ लिया रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, सदोष परिरोध, धारा 340 आईपीसी, बेलेबल है कि नॉन बेलेबल, ऐसे पूछता है। तो आप क्या करोगे, ये आपको होमवर्क करना है कि आप अपनी तरफ से निकाल के जो जो सेक्शन आईपीसी की है, और देखो जो अनुसूची में है वो दंड वाली धारा है। अब आईपीसी के 300 आप अनुसूची में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, उसमें मिलेगा 302 मिलेगा। तो आपको क्या करनी है, दंड वाली धारा के साथ एक होमवर्क कर डालिए कि कौन कौन से चीज़ बेलेबल है, कौन से नॉन बेलेबल है। तो जब आप ढूंढोगे, अपनी हैंड राइटिंग में लिखोगे, तो काफ़ी हद तक तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा। काफ़ी क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। तो देखो ये बात कही गई सेक्शन नंबर 2A में। अब 2A कितना इम्पोर्टेंट है ना, समझ में आया 2A कितना इम्पोर्टेंट है। सर प्रशांत, लखनऊ, यस सर। क्या नाम है आपका? प्रशांत सर। प्रशांत, पक्का? हाँ सर। अच्छा, अगर आपके ऊपर कोई चार्ज लग जाता है, एफआईआर लॉन्च हो जाती है, तो आपका क्या नाम हो जाएगा? प्रशांत। तो फायदा क्या मिला एफआईआर करवाने से? तब भी यही रहेगा, हैं? तब भी तो यही रहेगा सर। अच्छा, सज्जाद आप बताओ भाई, आफ्टर लॉजिंग ऑफ द एफआईआर नाम में क्या जुड़ जाएगा? अभियुक्त, एक्यूज्ड, आरोपी। अब आप जब तक आपका ट्रायल फाइनल नहीं हो जाता, अब आपको बोला जाएगा एक्यूज्ड प्रशांत, अभियुक्त प्रशांत। ठीक है, घबराइए नहीं, वो सब दिन नहीं आएंगे। ठीक है, कोर्ट जाएंगे, वहाँ पुकार करने वाला बुलाएगा, अभियुक्त प्रशांत हाजिर हो। ठीक है ना, ये कब तक चलेगा? तो जब तक केस चलेगा। अब केस जो क्रिमिनल ट्रायल है, एक दिन उसका अंत होगा। जी। क्रिमिनल ट्रायल का जो अंत होगा, या तो आप हो जाओगे एक्विटल एक्विटल। या आप हो जाओगे कन्विक्ट। अगर आप एक्विटल हो गए तो आप हो जाओगे दोष मुक्त। उर्दू में कहते हैं बाई इज्जत बरी, जो आपकी इज्जत दांव पे लगी थी वो बरी, आपको बरी कर दिया गया। अब आपका नाम हो गया प्रशांत। ठीक है, यानी अब आप उसी तरह ट्रीट होगे जैसे आप एफआईआर लॉन्च होने के पहले थे। ट्रायल कोर्ट ने आपको सजा दे दिया, ट्रायल कोर्ट ने आपको कन्विक्ट कर दिया। अब आपका नाम? सर दोषी प्रशांत। अपराधी प्रशांत, कन्विक्टेड प्रशांत। अब आपको सारे राइट से रोक दिया जाएगा, सरकारी नौकरी वोकरी नहीं मिलेंगे। ठीक ना? हाँ, अगर 2 साल से कम है तो एक काम कर सकते हो, चुनाव लड़ सकते हैं। अगर 2 साल से कम है, आपने फिर किसी केस में आपको आरोपी बनाया गया कन्विक्शन के बाद। अब आपका नाम? सर एक्यूज्ड। फिर एक्यूज प्रशांत। अब अगर आप बेल की डिमांड करते हैं और आपके ऊपर अपराध, सब लोग ध्यान से सुनो जितना बता रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से। अब आप बेल की डिमांड करते हैं और आपके ऊपर जो नया चार्ज लगा है वो 7 वर्ष से अधिक आजीवन कारावास या मृत्युदंड। अब आपको बेल मिलेगी? नो, फर्स्ट टाइम बेल नहीं मिलेगी। फिर आपका ट्रायल चलते 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 एक दिन ट्रायल ख़त्म हुआ, सेकंड वाला, या आप तो एक्विटल होंगे या तो कन्विक्ट होंगे। अगर आप कन्विक्ट हो गए तब आपका नाम? सर कन्विक्टेड प्रशांत। तो कन्विक्टेड तो पहले ही थे। जैसे लोग कहते हैं हम डबल एमए किए हैं, कोई बताते ना हम डबल एमए किए हुए हैं, तो आपने डबल क्राइम किया। अब आपका नाम हो जाएगा हिस्ट्री सीटर प्रशांत। पड़ोसी आपको देख के डरेगा। ठीक है ना? अब अगर आपने हिस्ट्री सीटर प्रशांत हो गए, आपने तीसरी बार अपराध किया और आपका अपराध 3 वर्ष या 3 वर्ष से ज़्यादा का है, अब बेल मिलेगी? नो।
अब बेल नहीं मिलेगी। यही हम आपको लोग को समझाया भी। अब समझ में आ गया सबको? जिस समय ये एक्यूज प्रशांत रहेंगे, पहला नंबर 1, अगर इन्होंने डेथ सेंटेंस या लाइफ इम्प्रिजनमेंट का ऑफेंस नहीं किया है तब ये बेल की डिमांड करेंगे। बेल के बारे में मजिस्ट्रेट या कोर्ट जो होगा वो डिसीजन लेगा। लेकिन अगर ये डेथ सेंटेंस या लाइफ इम्प्रिजनमेंट का आरोप किए हैं तो फर्स्ट टाइम ही बेल नहीं मिलेगी। और अगर एक बार कन्विक्ट हो गए और सेकेंड टाइम जो इन्होंने ऑफेंस किया 7 वर्ष या 7 वर्ष से ज़्यादा का नहीं मिलेगा। 2 बार आरोपी हो गए, तीसरा अपराध किया 3 वर्ष तक का या 3 वर्ष से ज़्यादा, बेल नहीं मिलेगी। अब सबको समझ में आ गया? ऐसे जैसे सर बता रहे तड़ा तड़ बताइएगा, और जहाँ हिचकिचा के बोले आप तो गए काम से। आपको बिल्कुल जैसे हम आपको समझा रहे हैं बता रहे हैं वैसे आपको रिहर्सल करिए, 2 बार बोलिए, 3 बार बोलिए, ठीक है? देखो आप लोग के लिए प्रशांत को हलाल भी करना पड़ा, ठीक? तो प्रशांत ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप हमारे भावी जज हैं, उसके नीचे हम आपको बिल्कुल नहीं देखना चाहते, तो इसलिए ये तो एक बात होती है। तो इसको बोलते हैं हम लोग बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है? क्लियर है सबको? आगे बढ़िए। अब देखिए जो सेक्शन नंबर 2B है जिसमें कहते हैं आरोप। ये आप लोग बुक में पढ़ते हो, लिखता है आरोप एक बार होता है, पता नहीं क्या क्या CRPC की बुक में लिखा है। देखो आरोप 3 बार लगते हैं, ध्यान समझिए। आरोप होता क्या है? 3 बार। आरोप क्या है? चार्ज। आरोप क्या है? चार्ज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। फर्स्ट टाइम आरोप होता है लॉजिंग ऑफ द FIR। जो पीड़ित व्यक्ति थाने पर आपके खिलाफ FIR लॉज कराता है और FIR के बाद आप हो जाते हैं चार्जेबल, आरोपी। आपके खिलाफ लिखते हैं ना इस धारा के FIR हो गए 323, 504, 506। क्यों भाई पाठक जी, सब तो कॉमन FIR रोज आती है आप लोग के पास। जी सर। ये हो गया जी पहला चार्ज। देखो जब FIR लॉज होती है एक बनाया जाता है IO, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आपके मामले का इन्वेस्टिगेट करेगा और उसके बाद अगर उसको लगता है कि जो FIR लॉज हुई है उस FIR के समर्थन में मेरे पास प्रॉपर एविडेंस है, जो मैंने एविडेंस कलेक्ट किया है वो सफिशिएंट है, तब वो क्या करेगा? चार्ज शीट। अब दूसरा चार्ज वो लगाता है केस डायरी पर। दूसरा चार्ज IO लगाता है केस डायरी पर, उसको बोलते हैं चार्ज शीट। पहला है चार्ज जो लॉजिंग ऑफ द FIR पर होता है, वो क्राइम चेक रजिस्टर के प्रोफार्मा नंबर 339 में लगता है पुलिस एक्ट में, 3 कॉपी में। अब अगर IO ने उसको सही पाया तो चार्जशीट लगाता है 170 सेक्शन में, धारा 170 में। अगर IO को लगता है इनसफिशिएंट एविडेंस है तो 169 में फाइनल रिपोर्ट लगा देता है, जिसको आप बोलते हैं क्या है? क्लोजर रिपोर्ट, FR। तीसरा जब IO की चार्जशीट कोर्ट पहुंच जाती है तो मजिस्ट्रेट या जो कोर्ट होते हैं वो इंक्वायरी करते हैं। इंक्वायरी में वो तय करते हैं प्राइमा फेसाई, प्रथम दृष्टया अपराध। अगर एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट मजिस्ट्रेट या कोर्ट को प्राइमा फेसाई सही मिला या सही नहीं मिला, 2 ही चीज़ होगा। अगर नहीं मिला तो वो एक्यूज को डिस्चार्ज कर देते हैं और बोलते हैं जाओ छुट्टी तुम्हारी। लेकिन डिस्चार्ज वाले को फ्यूचर में कभी बुलाया जा सकता है। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट या कोर्ट को लगा कि सफिशिएंट एविडेंस है, प्राइमा फेसाई बन रहा है, तो वो क्या करेंगे? फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज, आरोप विरचित करना। और जो एक बार वो चार्जेस बना देगा अब उसी पे ट्रायल चलेगा। तो चार्ज का मतलब होता है लॉजिंग ऑफ द FIR। फर्स्ट लॉजिंग ऑफ द FIR अगर झूठी है, फॉल्स है, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फाइनल रिपोर्ट लगा सकता है, नहीं है तो चार्जशीट लगाएगा। तीसरा, अगर IO ने चार्जशीट लगा दिया है, मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो चार्जशीट है
कोई प्राइम एफएसआई नहीं बन रहा है, कोई प्रथम दृष्टया अपराध नहीं बन रहा है, एक्यूज पर्सन को डिस्चार्ज कर देगा। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट की निगाह में आपका अपराध प्रथम दृष्टया बन गया, तब मजिस्ट्रेट आपके खिलाफ आरोप तैयार करता है, चार्जेस, फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस। और जो फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस बनाएगा उसी पे चलेगा ट्रायल। ट्रायल और फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज के बीच में मजिस्ट्रेटों को यह अधिकार दिया गया है कि आप एक्यूज पर्सन से एक बार बात कर लो, पूछ लो कि मैंने जो आपके खिलाफ चार्जेस बनाए हैं, आरोप लगाए हैं, क्या आप उसको स्वीकार करते हो? अगर एक्यूज पर्सन कहता है कि हाँ, आपने जो मेरे खिलाफ चार्जेस बनाए हैं मुझे स्वीकार है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? उसको दंड दे देगा, सजा दे देगा। और इस शब्द को बोलते हैं कन्फेशन, संस्वीकृति। ट्रायल खत्म। अगर वो डिनाई करता है कि नहीं, मैंने कोई ऑफेंस नहीं किया है, मैं अपना डिफेंस लाना चाहता हूँ, मैं अपना बचाव लाना चाहता हूँ, तब ट्रायल चलेगा। इसी को बोलते हैं चार्ज। समझ आया आप लोग को? तो चार्ज, ध्यान रखिएगा, 3 स्टेजेस से गुजरता है। ऐसा बताए कि सामने वाला ध्यान से सुनिए आपकी बात को। तो आप ऐसे बताए कि लॉजिंग ऑफ द एफआईआर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सेकेंड स्टेज, और थर्ड स्टेज पर कोर्ट, उसको हम लोग बोलते हैं चार्ज। ठीक है, आगे बढ़ो। अब आता है कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध। देखो, जो संज्ञेय अपराध होता है सेक्शन 2C में है कॉग्निजेबल ऑफेंस, और जो नॉन कॉग्निजेबल है 2L। कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होता है? देखो, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है ये गंभीर अपराध होते हैं, इसको तुरंत रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं रोकेंगे तो एक्यूज पर्सन एक पर एक अपराध करता जाएगा। जो गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं, जो सीरीज में अपराध हो सकते हैं, पेट्रोल पंप लूटा, फिर आगे बढ़ा किसी को बम मार दिया, और आगे बढ़ा किसी को उठा ले गया, तो ये कहा गया कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, संज्ञेय अपराध होता है, गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं, इसमें पुलिस ऑफिसर्स को ये अधिकार दिया गया बिना वारंट के, बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के आप उसको गिरफ्तार कर सकते हो, पकड़ सकते हो। किस लिए? क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। और इसके साथ साथ आप इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हो बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के। क्यों? आपकी ड्यूटी है कि आप तुरंत अपराध को रोकिए। दूसरा है असंज्ञेय, जो साधारण प्रकृति के अपराध होते हैं, जो सिंपल होते हैं, उसमें कहा गया कि आप तब तक गिरफ्तार नहीं करोगे जब तक कि मजिस्ट्रेट से परमिशन न मिल जाए, और न उस मामले का आप क्या करोगे? इन्वेस्टिगेशन करोगे। मजिस्ट्रेट जब परमिशन दे देगा तब आप करोगे। कौन सा मजिस्ट्रेट? कौन सा मजिस्ट्रेट? फर्स्ट क्लास। कौन सा मजिस्ट्रेट भाई? अगर मजिस्ट्रेट पूछा था, किस मजिस्ट्रेट का नाम लोगे? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। न फर्स्ट क्लास बोलो, न सेकंड क्लास बोलो, आप बोलोगे उस थाने पर अधिकारिता रखने वाला न्यायिक मजिस्ट्रेट। जितने पुलिस स्टेशन होते हैं, हर मजिस्ट्रेट के पास 2-2 पुलिस स्टेशन, एक पुलिस या 3-3 पुलिस स्टेशन होते हैं। मजिस्ट्रेटों को लिखा रहता है ना, इस थाने का मैटर सुनते हैं। वो सेकंड क्लास भी हो सकता है, फर्स्ट क्लास भी हो सकता है, CGM भी हो सकता है। तो जो अधिकारिता रखने वाला मजिस्ट्रेट है उसी के सामने निवेदन करना पड़ेगा, तभी वो अलाउ करेगा, तब होगा। देखो, मजिस्ट्रेट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्सिक्यूटिव, एक होता है जुडिशियल। जो एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, जिसको हम लोग कार्यपालक मजिस्ट्रेट बोलते हैं, SDM, ADM, DM। दूसरे होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और CGM। तो CRPC में बिल्कुल अलग अलग कर दिया गया दोनों लोगों को। कौन कौन से काम एक्सिक्यूटिव वाले करेंगे, कौन कौन से जुडिशियल वाले करेंगे, बिल्कुल अलग अलग कर दिया गया। जुडिशियल वाले काम को न तो एक्सिक्यूटिव करेगा, न एक्सिक्यूटिव वाले काम को जुडिशियल करेगा।
जैसे आप लोग अक्सर पेपर पढ़ते हैं कि धारा 144 लगा दी गई, 144 सुनते, कर्फ्यू लगा दिया गया, जी तो किसके आदेश से लगता है? कार्यपालक में कार्यपालक कार्यपालक। इसमें जुडिशियल से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। आप देखते हो जैसे कि इलेक्शन आ रहा है, तो जब इलेक्शन आ जाए, जैसे लोकसभा का इलेक्शन आ गया है, तो जो जिला निर्वाचन अधिकारी बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर बनेंगे, इलेक्शन में ड्यूटी लगेंगे, मजिस्ट्रेट का सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए जाएंगे, तो जुडिशियल से कोई मतलब है हमसे? जुडिशियल मजिस्ट्रेट से इलेक्शन से कोई मतलब है? हाँ, ध्यान रखिएगा, चाहे आप सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट हो, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हो, डिस्ट्रिक्ट जज हो, हाई कोर्ट के जज हो, कोई आपसे मतलब नहीं। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव वाले हैं, दिन रात उनका मुश्किल, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को बिल्कुल अलग अलग कर दिया गया है। तो जो धारा 144 है जैसे, वो क्या है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। लेकिन जो ये बेल वगैरह का मैटर होता है, आईपीसी के सेक्शन की लगती है, उसके लिए हमको कौन से मजिस्ट्रेट जो उस थाने पर जुरिस्डिक्शंस रखते हैं। आप जिस भी थाने के अंतर्गत रहते हैं या जिस भी थाने के अंतर्गत अपराध होता है, हर मजिस्ट्रेट को जुरिस्डिक्शंस मिला हुआ है। तो वही अगर परमिशन देंगे तभी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब आता है कि अगर क्राइम हमारे साथ हो गया, हमारे परिचित के साथ हो गया, तो हम क्या करें? इसका पहला आंसर है लॉजिंग ऑफ द एफआईआर। अब आता है कि किस सेक्शन में एफआईआर को डिफाइन किया गया है, एफआईआर को किस सेक्शन में परिभाषित किया गया है? किसी में भी नहीं। किसी में। किसी में भी नहीं किया। ध्यान रखिए, जल्दीबाजी में हड़बड़ा के मत बोलिएगा। 154 है लॉजिंग ऑफ द एफआईआर। एफआईआर कैसे दर्ज होगी, और ये कौन दर्ज करेगा? थाने का भारत अधिकारी, स्टेशन इंचार्ज, आपसे मतलब नहीं है। एफआईआर को किसी भी सेक्शन में डिफाइन नहीं किया गया। तो अगर हमारे साथ क्राइम होता है, हमारे पर्चेज के साथ क्राइम होता है, तो दो ऑप्शन है, या तो थाने पे जाके एफआईआर करा दो, या मजिस्ट्रेट के पास डायरेक्ट आप कंप्लेंट फाइल कर दीजिए, ठीक। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो एफआईआर होती है वो फ्री ऑफ कास्ट है, कोई चार्जेस नहीं। और दूसरा, एफआईआर का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि जब आपका कोर्ट में केस चलेगा, तो आपको आपकी ओर से, स्टेट गवर्नमेंट की ओर से पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिया जाएगा, जिसको आप लोग एपीओ बोलते हो। यानी लॉजिंग ऑफ द एफआईआर से लेके पूरे केस तक आपको 1 रुपये नहीं खर्च करने। आपके केस को आईओ इन्वेस्टिगेट करेगा, अपनी रिपोर्ट लगाएगा, कोर्ट में मैटर जाएगा, तो वहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपको दिया जाएगा, और पूरा मुकदमा आपका फ्री। और अगर आपने कंप्लेंट फाइल किया तब फी लगेगा। पहले तो प्राइवेट एडवोकेट आप हायर करो, ठीक है। और जो परीक्षा रिफ्रेशर के एडवोकेट है, बड़े महंगे महंगे हैं, ठीक। तो आप उनके पास जाओगे तो वो अपना फ़ीस लेंगे, और लेना भी चाहिए। काशी जी कितना फीस लेते हैं कंप्लेंट अपलेट का? 1000 रुपया। कंप्लेंट लिखने का केवल? ना टाइपिंग में क्यों सब है, फाइलिंग तक टाइपिंग का मतलब उसी में इंक्लूड रहता है। अच्छा, फाइल कर दिया, फिर अब जो डेट पड़ेगा उसमें लिया जाएगा 500 रुपये। कितना डेट पढ़वाएंगे? तो कोर्ट के द्वारा सर निश्चित किया जाता है डेट। कोर्ट का निश्चित करती है, दुधारू गाय है क्लाइंट। तो देखो, कहने का मतलब कि आपको 1000 देना पड़ेगा कंप्लेंट समय, अगली डेट पर 500, फिर 500 देना पड़ेगा ना। जो टिकट के आप लोग लगवाते हैं उसका भी पैसा, जी जी। तो वो पूरा पेड, ठीक। इसीलिए लोग भागते हैं किधर? एफआईआर की ओर, क्योंकि एफआईआर फ्री ऑफ कास्ट है। और इसमें सर समय भी ज्यादा लगता है सर, परिवाद में समय भी ज्यादा लगता है, एफआईआर में तुरंत हो जाता है सर। नहीं, परिवाद अगर आप ठीक से फाइल करिए, अगर मजिस्ट्रेट ने 200 का बयान दर्ज कर लिया, ध्यान समझिए,
और आपने प्रॉपर ठीक। एविडेंस दे दिया है, अगला स्टेप मजिस्ट्रेट को टेक टू कॉग्निजेंस लेना है 203 या 204 में, या 203 में आपकी परिवाद खारिज करे या 204 में क्या करे, कॉग्निजेंस ले। जितने सेलिब्रिटीज़ होते सब कंप्लेंट फाइल करते हैं, ध्यान रखिएगा। कंप्लेंट अगर प्रॉपर पेश किया जाए, कंप्लेंट जल्दी निपट जाता है, ठीक है। तो ये होता है दो चीज़ें। तो जो एफआईआर है उसको किसी सेक्शन में डिफाइन नहीं है, बट कंप्लेंट को सेक्शन 2D में डिफाइन किया गया है। 2D में कहा जाता है कि जो कंप्लेंट है वो आप तैयार करिए और किस मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करोगे, इसका आंसर मिलता है 190। धारा 190 में कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेटों के बारे में जिक्र किया गया है। जो मजिस्ट्रेट आपका कॉम्पिटेंट है उसी के सामने कंप्लेंट फाइल करिए। अब देखो, आईपीसी में क्राइम के 4 स्टेजेस, सीआरपीसी में क्राइम के 3 स्टेजेस। आईपीसी में क्राइम के 4 स्टेजेस हैं, इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और कंप्लीट ऑफ द ऑफेंस। आशय, प्रयत्न, आशय, तैयारी, प्रयत्न, अपराध की पूर्णता। सीआरपीसी में 3 स्टेज है, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल। टोटल 7 स्टेजों से क्राइम गुजरता है, 7 स्टेजेस से। 3 स्टेज हैं एक्यूज के पास, 4 स्टेज हैं एक्यूज के पास, 3 स्टेज हैं कोर्ट के पास। इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट, कंप्लीट ऑफ द ऑफेंस, ये सब करेगा एक्यूज। अपने दिमाग में मैलाफाइड इंटेंशन लाएगा, तैयारी करेगा, अटेम्प्ट करेगा या ऑफेंस की कंप्लीट करेगा। जैसे ऑफेंस कंप्लीट हुआ आईपीसी में, तुरंत एक्टिवेट हो जाता है सीआरपीसी, जिसको कहते हैं लॉजिंग ऑफ द एफआईआर। उधर एफआईआर लॉज हुई, उधर फर्स्ट स्टेज स्टार्ट, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन को कहते हैं अन्वेषण। अन्वेषण जो करता है वो करता है पुलिस ऑफिसर। कौन सा पुलिस ऑफिसर करेगा? नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसआई। उप निरीक्षक से पंक्ति का कोई भी पुलिस अधिकारी कभी भी विवेचनाधिकारी नहीं बनेगा। ये अपने दिमाग में रखे रहिएगा। तो जो इन्वेस्टिगेशन है वो आईओ करता है, पुलिस ऑफिसर, और उसका अंत होता है क्या? या तो वो फाइनल रिपोर्ट लगाएगा या चार्जशीट लगाएगा। दूसरा है इंक्वायरी, जांच। इंक्वायरी या जांच कौन करता है? इंक्वायरी या जांच करेगा कौन? मजिस्ट्रेट या कोर्ट। मजिस्ट्रेट या कोर्ट। इसमें क्या है? वो प्राइम फेसाई को तय करता है, प्रथम दृष्टया तय करता है। क्या प्रथम दृष्टया तय करता है? कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है तो डिस्चार्ज कर देगा, बन रहा है तो क्या कर देगा? चार्ज कर देगा। यह है सेकेंड स्टेजेस। तो देखो, जो अन्वेषण है वो सेक्शन 2H में डिफाइन है, 2H। जो जांच है वो 2G में डिफाइन है। लेकिन जो तीसरा स्टेज है विचारण, ट्रायल, वो किसी भी सेक्शन में डिफाइन नहीं है। तो आईपीसी किसी धारा में डिफाइन नहीं है और इसके साथ साथ ट्रायल भी किसी सेक्शन में डिफाइन नहीं है। लेकिन ट्रायल को हम लोग क्या समझते हैं? ट्रायल क्या होता है कि जब मजिस्ट्रेट फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज करता है तो ट्रायल स्टार्ट, जिसका जिक्र सीआरपीसी के सेक्शन 225 से 265 में है, 225 से 265 में। और 40 सेक्शन नहीं, 41 सेक्शन है, 41 सेक्शन। और ट्रायल का अंत क्या है? या तो एक्यूज को कन्विक्ट किया जाएगा या तो उसको क्या नाम है, वो एक्यूटल कर दिया जाएगा। तो 3 स्टेजेस है, ठीक। इसके बाद जब जो मजिस्ट्रेट ट्रायल चलाएगा उसको एक्यूज को बुलाना है, विटनेसेस को बुलाना है, फॉर्मल विटनेसेस को बुलाना है, औपचारिक साक्षी को बुलाना, अनौपचारिक साक्षी को बुलाना है। तो कैसे बुलाएगा? तो ये कहा गया है कि सारे मैटर को, जितने भी ट्रायल है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है।
सम्मन मामला, वारंट मामला। सम्मन मामला 2 वर्ष तक के मामले होते हैं। ऐसे अपराध जिसमें सज़ा 2 वर्ष तक की होती है वो सम्मन मामले में आती हैं। ऐसे अपराध जो 2 वर्ष से ऊपर आजीवन कारावास या मृत्युदंड के होते हैं उसको हम लोग वारंट मामले कहते हैं। तो हम लोग के पास 4 ट्रायल है, उसमें से 2 ट्रायल वारंट का है और 2 ट्रायल है सम्मन का। पहला ट्रायल है सेशन ट्रायल 225 से 237। सेशन ट्रायल वारंट ट्रायल है। इसमें सेशन जज हर स्टेप पे वारंट को भेजेगा। दूसरा है 238 से 250, 238 से 250। इसका नाम ही है वारंट ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट। इसका नाम ही दिया गया वारंट ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट। तो 2 ट्रायल है वारंट के। और तीसरा है सम्मन ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट 251 से 259। इसमें मजिस्ट्रेट सम्मन को यूज़ करता है। 260 से 265 है समरी ट्रायल, संक्षिप्त विचारण। और जो समरी ट्रायल होता है 260 से 265, इसकी सेक्शन नंबर 262 कहती है कि समरी ट्रायल में सम्मन ट्रायल के प्रोसेस को यूज़ किया जाएगा। तो चारों ट्रायल में 2 ट्रायल हैं वारंट के और 2 ट्रायल हैं सम्मन के। ठीक, तो देखो ये हम लोग की CRPC का एक समरी है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग की CRPC रन करती है। ये रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, इसको 2 बार 3 बार सुनिएगा आप लोग। कल जो हम आप लोगों को बताएं क्रिमिनल कोर्ट कौन होती है, क्रिमिनल कोर्ट में किस किस जज को कितना कितना जुरिस्डिक्शंस मिला है पनिशमेंट देने के लिए। क्रिमिनल कोर्ट में जो होती हैं वो 3 लोगों के बीच में रन करता है। एक तो क्रिमिनल जजेस जिसको हम लोग प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कहते हैं। दूसरा पिलर होता है क्रिमिनल कोर्ट का पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और तीसरा पिलर होता है एक्यूज का काउंसिल। तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है उसका जिक्र किया गया है सेक्शन 24-25 में। तो कल हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 28, 29। 6 में बताया गया क्रिमिनल कोर्ट कौन सी है, 28 में बताया गया 29 में क्रिमिनल कोर्ट कितना पनिशमेंट दे सकता है, और 24 और 25 में बताया गया कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसको कहते हैं। ठीक है, तो कल इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप लोग की ड्यूटी है कि जो बेसिक चीज़ें इसको 2 बार 3 बार पढ़िएगा, समझिएगा, अपनी टेक्स्ट बुक खोलिएगा, बेरेट खोलिएगा, लेक्चर खोलिएगा और एक एक चीज़ को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, किसी कुछ पूछना तो नहीं?